हेलो फ्रेंड्स। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रखा था। ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करवाता है। और इंटरफेस दो तरह से होते हैं। जैसे एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो ग्राफिकली यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम GUI इंटरफेस। अब हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखोगे तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिर्फ सिंगल यूज़र को ही अलाउ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पूरा नहीं लिखकर OS भी बोल सकते हैं, जैसे OS। तो मैं आगे यही लिखूंगी, आप कंफ्यूज मत होना। और नंबर 2 पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर मल्टीपल यूज़र, मतलब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो सिंगल यूज़र को अलाउ करते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो मल्टीपल यूज़र को अपने ऊपर काम करने के लिए परमिशन दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। देखो, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये है कि यूज़र सिर्फ एक ही होगा, है ना। यूज़र कितने हैं? एक। बट एक यूज़र अपने कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है सिर्फ एक ही टास्क करे या एक ही काम करे, और दूसरा यूज़र हो सकता है अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क कर रहा है। मल्टीपल टास्क, टास्क मतलब काम या फिर जॉब, मतलब वो कोई काम कर रहा है, वो कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल टास्क को वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, चला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ सिंगल टास्क को ही अलाउड करते हैं एक टाइम पे। यूज़र भी कितना होना चाहिए? यूज़र भी एक होना चाहिए, सिंगल यूज़र, ओनली वन टास्क एट ए टाइम। आप एक टाइम पे एक यूज़र सिर्फ एक ही टास्क को कर पाए, इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये और डीप में लेके जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई टर्म हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ में लेते हैं। और सिंगल यूज़र में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं कि एक ऐसा यूज़र जो सिंगल है बट वो एक ही टास्क कर रहा है, या फिर वो काफ़ी सारी टास्क कर रहा है। तो उसके खुद के करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क को ही अलाउ करे, मतलब आप एक होने चाहिए और एक ही काम एक बार में करना चाहिए, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये? जैसे हमने बात की थी MS DOS, या फिर एक आपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे जो छोटे पाम पाम डिवाइस, मतलब हाथ में लेने वाली डिवाइस होती थी, और उसमें कोई मैसेज के लिए या फिर बहुत ही कम एप्लीकेशन के ऊपर एकदम सिंपल सा एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता था। फ़ोन की तरह होती थी ये डिवाइस, बट आज वाले फ़ोन जो आते हैं वैसे नहीं थी, इसमें 2-4 फंक्शन ही होते थे। और आपने अगर एक बार मैसेज बॉक्स को ओपन कर लिया तो आप सिर्फ मैसेज ही कर पाओगे। अगर आपको कोई और काम करना है तो आप उसको मैसेज बॉक्स से बाहर आओ, फिर आप दूसरे बॉक्स को क्या करोगे, यूज़ कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो हमारे पुराने वाले नोकिया के फ़ोन होते थे, है ना, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। मगर पाम OS जो है वो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जो एक यूज़र को सिर्फ एक ही टास्क करने के लिए परमिशन देते थे। और MS DOS जिसका एग्जाम्पल हमने कल लिया था, जैसे इस DOS के ऊपर जो है एक यूज़र ही काम कर सकता है, और यूज़र जो काम कर रहा है वो एक ही होगा। ठीक है, वो या तो कोई ड्राइव को एक्सेस कर रहा होगा, T फोल्डर खोल रहा होगा, E खोल रहा होगा, मतलब जो भी है वो सिर्फ एक ही काम को अलाउ करेगा। यहाँ पे दूसरे टाइप के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल यूज़र तो हैं बट मल्टीपल टास्क को भी अलाउ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लेके चलेंगे, जैसे आपने एक वर्ड फाइल खोल रखी है या कोई PDF को खोल रखा है और साथ में आपने गाने चला रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने काम करने पड़े, 2 काम। एक तो क्या कर रखा है, आपने वर्ड की फाइल खोल रखी है, आप कोई PDF को पढ़ रहे हो, और एक साइड में आपने धीमे आवाज़ में गाने चला रखे हैं, या फिर एक साइड में आपने ब्राउज़र को खोल रखा है, आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आपकी मेल उसके ऊपर चल रही है, आप वहाँ से भी डेटा को एक्सेस कर रहे हो साथ साथ में, और इसमें ला के PDF में या वर्ड में कॉपी कर रहे हो। तो ऐसे काम जो सिंगल यूज़र बहुत सारे काम कर रहा हो एक बार में, उसको बोलते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे इसे लिख लेना आप, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोलेंगे। तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 भाग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जिस पर सिर्फ सिंगल यूज़र काम कर सके, और ऐसे यूज़र जो मल्टीपल यूज़र को अलाउड करते हैं वो होते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र में भी हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह से आते हैं। एक तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल के लिए MS-DOS हो गया, पाम OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर आप नोकिया के जो पुराने फ़ोन आते थे कि आप मैसेज बॉक्स में अगर एंटर होगे तो आप मैसेज को टाइप करोगे, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ कॉलिंग का करोगे, कॉलिंग से आप बैक आने के लिए आपको कॉल को काटना पड़ता था, और अगर आप कोई और फंक्शन चला रहे हो तो आप उस टाइम पे वही काम कर सकते हो। जैसे गेम खेल रहे हो, तो गेम खेल रहे हो, बीच में अगर कोई फ़ोन आ गया तो आपका गेम बंद हो जाएगा, है ना। एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम। और दूसरी तरह के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल यूज़र है बट वो काफ़ी सारे काम कर रहा है, उसने ब्राउज़र को खोल रखा है, अपने फ़ोन में ही आप एग्जांपल ले लो, आपके गाने भी चल रहे हैं और आप कोई फ़ोटोज़ भी देख रहे हो, साथ में आपका ब्राउज़र भी रन हो रहा है, आपने कोई मेल को भी चला रखा है, एक्सेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम एक साथ हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा हमारा MS विंडोज़ जो हमने कल बात की थी, या फिर हमारा मैक OS, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपको कल बताया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सिंगल यूज़र काम करता है बट वो मल्टीपल टास्क को करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स का आप ध्यान रखना, ये इतने बड़े बड़े वर्ड हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे ही हम यूँ सोचने लग जाएंगे पता नहीं ये क्या सिस्टम दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो टर्म तो ऐसी है, कोई भी टर्म अपने को छोड़ के नहीं जानी, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एटलीस्ट हमें उसकी फुल फॉर्म, उसका बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। देखो, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब कि यूज़र जो हैं वो मल्टीपल हैं, मल्टीपल यूज़र, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन वन यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र एक बार में कोई कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल इसका एकदम बेस्ट है। इसे हम कहेंगे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई एक यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है, ये तीसरा, ये सब जने मिलके इस एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जैसे भी देखने को मिले कि एक सिस्टम को काफ़ी सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम के साथ में कोई प्रिंटर भी हो सकता है, उस प्रिंटर को भी ये सब जने यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे यूनिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं लाइनेक्स, ये सब यहाँ के एग्जांपल हो जाएंगे। और साथ में ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो कंप्यूटर है ये सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है या नेटवर्क कंप्यूटर भी हो सकता है। और कहाँ पे यूज़ आएगा, जहाँ पे हमें कोई रिसोर्सेज को शेयर करना हो, रिसोर्स को हमें शेयर करना हो या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में भी रखेंगे कि एक ही आपने सिस्टम बना दिया और उसके साथ में आपने प्रिंटर को अटैच कर दिया और सब लोग इस एक रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं।
अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। दोनों में अब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं। हालांकि इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, बट हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी और क्या क्या हो सकती हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। वापस से हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंटिन्यू करेंगे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि देखो सिंगल यूज़र होगा, बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डज नॉट यूज़ शेड्यूलिंग फॉर आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट में हम आगे जब शेड्यूलिंग देखेंगे तब हम बात करेंगे कि कैसे सीपीयू मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, उनके बीच में शेड्यूलिंग करना कि अब जो है वो आउटपुट काम करेगा, अब इनपुट का काम करेगा। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कोई झंझट नहीं होगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई हेडेक नहीं है कि वो इस तरह का कोई मैनेजमेंट को करे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही विंडो आ रही है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर यूज़र क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है, माउस तो इस पर काम ही नहीं करेगा और टाइप कर रहा है, और वो ही आउटपुट रिजल्ट वहीं पे उसको आउटपुट दिखेगा। तो कोई हेडेक नहीं है, कोई शेड्यूलिंग की ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पे लेस शेड्यूलिंग होती है फॉर यूज़र, कि जैसे यूज़र ने कोई एक काम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वही काम यहाँ पे होगा। अब यूज़र भी बाउंड है कि वो सिर्फ एक बार में एक ही काम दे सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडिकेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड है फॉर सिंगल यूज़र। सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको सिर्फ एक ही काम है, जो ये यूज़र बोलेगा उसे ही करना बस, और उसको कोई कुछ नहीं पता, कोई काम उसको नहीं करना। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो भी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सिर्फ एक ही यूज़र काम कर रहा है। तो जिस मेमोरी के भाग को यूज़र यूज़ करेगा एग्जैक्टली सीपीयू को बस उसी के ऊपर काम करना है। ऐसे नहीं है कि कोई मेमोरी मैनेजमेंट करना है, कोई और प्रोसेस है वो अलग मेमोरी की डिमांड कर रही है, सीपीयू किसी और पे काम कर रहा है ना, ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अब इस सिस्टम की एडवांटेज क्या क्या होंगी और डिसएडवांटेज क्या क्या होंगी, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखो एडवांटेज तो हमें दिख रहा है कि एक यूज़र जो है उसे हैंड टू हैंड जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बहुत ही फास्ट होगा, रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि यूज़र एक ही है और वो क्या करेगा, जैसे ही कमांड देगा उसके ऊपर हैंड टू हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्ट मिलेगा हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना ईजी टू मेंटेन, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड के ऊपर काम कर रहा है, लेस मेमोरी लेगा डिस्क में सेव होने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेस मेमोरी रिक्वायर्ड इन डिस्क। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही कम जो स्पेस है वो चाहिए डिस्क में। आप इस वाले पॉइंट को ऐसा समझो कि कोई वर्ड की फाइल है और उस वर्ड की फाइल में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टेक्स्ट को एंटर कर रहे हो। टेक्स्ट से मतलब जैसे आपने कोई लेटर को टाइप कर दिया, सिर्फ वर्ड है उसमें और कुछ नहीं है, तो वो फाइल मुश्किल से कोई केबी की बनेगी, केबी के अंदर, या फिर ये मान लेते कि चलो वो एमबी में हो गई, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होगी। बट आप इसी वर्ड की फाइल के अंदर इमेज को डाल दो, आप इसमें ऑडियो इंसर्ट कर लो, आप इसमें वीडियो को भी ऐड कर लो, तब क्या होगा, इस फाइल का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये आपको 200, 250, 500 MB तक चली जाए ये फाइल आपकी। तो डिपेंड करता है कि अपने किस तरह का डेटा को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एग्जांपल लिया था डॉस का, और डॉस में आप ये देखो कि बहुत ही टेक्स्ट के अंदर हम सारी कमांड दे रहे हैं, टेक्स्ट में सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा स्पेस की, उसे तो सिर्फ टेक्स्ट को हैंडल करना है। और इसकी डिसएडवांटेज और क्या क्या हो सकती हैं, ये तो हो गई इसकी एडवांटेज की बात कि हाँ मेमोरी भी ये कम लेता है,
और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत फास्ट है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ही ईजी है। बट इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो भी यही है कि अगर सीपीयू को आपने कोई काम दे रखा है और वो उस काम को कर रहा है, बट उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से मतलब आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें एक लाइन है प्रिंट की कि आप इसे प्रिंट कर दो हेलो, और दूसरी ही लाइन में आपने हर बार बोला कि अब आपको एक नंबर लेना है यूज़र से, तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर 2 नंबर, है ना। और वो जब तक यूज़र 2 नंबर एंटर नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही ये प्रिंट का हमने स्टेटमेंट दिया एंटर 2 नंबर, फिर हम आपको अगर सी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो हम इस तरीके से यूज़र से डेटा लेते हैं, उसको पहले एक मैसेज दिखाते हैं एंटर 2 नंबर, और फिर जैसे ही यूज़र 2 नंबर एंटर करता है तो हम क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं दोनों नंबर को। उसके ऊपर फिर हम कोई प्रोसेस करते हैं, फिर हम वापस से बोल रहे हैं कि प्रिंट कर रहे हैं एंटर 3 नंबर, और फिर हम उस यूज़र से जो है वो नंबर लेते हैं। तो जब तक यूज़र हमें नंबर्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लेना आप नॉर्मल भाषा में कि सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होकर वापस जो है सीपीयू के पास में काम नहीं आएगा तब तक सीपीयू आइडल बैठ जाएगा। आइडल मतलब खाली बैठा है। और एक कंप्यूटर में आप ये हमेशा ध्यान रखना कि हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें, हमारा जो मेन मोटो होता है, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करने का होता है, कि सीपीयू के टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कैसे कर पाएँ। इस चीज़ को लेने के लिए ही हम क्या करते हैं, नए नए विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन लॉन्च करते हैं और अच्छे से हम उस पूरे मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के टाइम को अच्छे से मैनेज करे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्या, कि हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। बट सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि डॉस, वो क्या बोलता है कि जब तक आप एक प्रोसेस को लेकर बैठ गए और वो पूरी नहीं होगी तब तक सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, मतलब खाली बैठा रहेगा, मगर वो यूज़र का वेट करेगा कि कब वो प्रोसेस को पूरा करे। ठीक है, इसकी ये मेजर डिसएडवांटेज है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, तो वो यही है कि सीपीयू जो है वो यहाँ पे बहुत टाइम तक खाली बैठा रहता है और उसके टाइम का हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात इसमें क्या है कि एक टास्क तो चलो ठीक है वो कंप्लीट हो रही है, सीपीयू जो है वो लगा हुआ है काम को करने में, बट अनदर टास्क हो सकता है यूज़र को कोई और काम भी हो। अब यूज़र क्या है कि अनदर टास्क को पूरा करने के लिए प्रोसेस का वेट ही करेगा कि कब सीपीयू पहले वाली प्रोसेस को पूरा करे, और जब तक पहले वाली प्रोसेस पूरी नहीं होगी तब तक हम दूसरा काम कोई कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि पेंडिंग में बची हुई टास्क, जैसे ये प्रोसेस हो रही है और ये सब क्या है कि लाइन में लगी हुई है ना, इसके बाद हमें ये काम करवाना है, इसके बाद हमें ये काम करवाना है, तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूज़र के तरफ से कि जब तक सीपीयू एक टास्क को पूरा नहीं करेगा तब तक यूज़र वेट करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है इंटरनली सीपीयू जो है वो खुद भी खाली बैठा है और प्रोसेस जो है वो गई हुई है इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ। ये इसकी 2 मेजर डिसएडवांटेज हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस को पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल जो बातें हैं वो नहीं आए समझ में, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनके वर्ड के मतलब भी समझ लिए ना तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली कई बार क्या होता है इन वर्ड से आ जाते हैं कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब अगर हमें उसका वर्ड का मतलब पता चल गया तो क्या दिक्कत है अगर हम उसकी थोड़ी सी वर्किंग को समझ लें। और नॉर्मल मैं आपको बिल्कुल बेसिक बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर समझा रही हूँ। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी क्लियर कर पाऊँ।
तो यहाँ तक हमने बात कर ली सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज की और उसकी डिसएडवांटेज की, है ना। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, कैसे वो काम करते हैं और उसकी एडवांटेज क्या होती है और उनकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। वापस से हम इस डायग्राम का ही सहारा लेंगे और समझेंगे यहाँ पे। अब देखो मल्टी यूज़र मतलब एक यूज़र यहाँ पे है, दूसरा यूज़र यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, वो यहाँ पे किसी डेटा को, किसी पूरे एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या अलाउ करता है? देखो यहाँ पे आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर की जो मेमोरी है उस मेमोरी को भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जब काफ़ी सारे यूज़र इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रक्चर यूज़र के लिए बहुत ही सिंपल बनाया जाता है। मतलब ये इसकी प्रोग्रामिंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोग्रामिंग इसकी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बट अगर इस यूज़र की बात करें तो इसको इस सिस्टम को यूज़ करने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीमलेस एक्सपीरियंस। मतलब आप किसी और जगह पे रखी हुई मेमोरी के अंदर अपना डेटा सेव कर रहे हो, आप कहीं और पड़े हुए प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो, आप कहीं और से किसी और सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं चल रहा। आपको ये लग रहा है कि ये मेमोरी तो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी की तरह ही काम कर रही है, या फिर जो प्रिंटर के ऊपर आपने कमांड दी वो तो आपके पास ही कोई प्रिंटर रखा हुआ है और वो प्रिंटर जो है इतना ईजीली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, है ना। तो एक सीमलेस एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। बहुत ही अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। प्रोग्रामिंग तो इस सिस्टम की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अंदर से अगर उसका कोड हम देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, बट यूज़र के लिए वो बहुत ही सिंपल बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। और यहीं पे हम एक स्पूलिंग करके एक ऑप्शन होता है, स्पूलिंग करके एक वर्ड आप देखोगे, उसे भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखो जब भी नंबर 1 पे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस की, इस तरह का रिसोर्स हम यूज़ ही क्यों करते हैं ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो देखो नंबर 1 पे यूज़र ये है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हो सकता है ये यूज़र दिन में कम से कम 500 GB के डेटा को एक्सेस करता है, ये यूज़र भी 500 GB के डेटा को एक्सेस करता है, और ये जो है वो 2 TB तक के डेटा को एक्सेस करता है या इस डेटा को हैंडल करता है। अब आपको अगर इन यूनिट की जानकारी है तो अच्छी बात है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है जानकारी तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि जैसे ये मान लेते हैं कि एक बहुत बड़े डेटा के ऊपर ये काम कर रहा है। आप इसमें अपनी मेमोरी कार्ड का एग्जांपल ले लेना। आपका जो मेमोरी कार्ड है वो देख लो आप 16 GB 64 GB तक का ही होता है, या फिर 128 GB का मान लेते हैं हम। उसमें आप क्या करते हो, डेटा को भर के रखते हो, लास्ट में वो मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है। 128 GB का मेमोरी कार्ड जब फुल हो जाएगा तो आप क्या करते हो, या तो उस डेटा को कहीं शिफ्ट कर देते हो, या फिर आप नया मेमोरी कार्ड खरीद के लाओगे 256 GB का, है ना। तो ये नॉर्मल यूज़र हैं, इनको क्या है कि डेली काम करना पड़ता है। और 500 GB मतलब जहाँ पे आप 128 GB आपके फ़ोन में है, तो कंप्यूटर में ये एक दिन में 500 GB के डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि फ़ोन में आपको मेमोरी कार्ड चाहिए और कंप्यूटर में उसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। इतनी बड़ी हार्ड डिस्क हमें हर कंप्यूटर में ना लगानी पड़े, हमारा खर्चा बच जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं बीच में और इन सबको इससे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एक्सेस की परमिशन दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक बड़ी सारी हार्ड डिस्क लगा देते हैं। ये मान लेते हैं ऐसे है 2000 TB की, कि बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लगा दी। अब ये यूज़र बिल्कुल फ्री हैं कि वो कैसे भी अपना डेटा इस मेमोरी के अंदर लाके सेव कर दें।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस के अंदर शेयरिंग में हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमारा खर्चा कम लगता है। इस बंदे को अकेले को अगर 2000 TB की हम हार्ड डिस्क देंगे तो हमें इतना ही खर्चा इन तीनों के ऊपर करना पड़ेगा, बट जब रिसोर्स को शेयर कर देते हैं तो हमारा पैसा कम लगता है और उस रिसोर्स का हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर का। जैसे एक ही जगह पे ये 3 लोग काम कर रहे हैं, इन तीनों को दिन में प्रिंट निकालने होते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इन तीनों को अलग अलग प्रिंटर ला के दें, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम एक प्रिंटर लें और इसको क्या करें, शेयर कर दें। शेयर करने से क्या होगा, ये तीनों अपने प्रिंट भी निकाल पाएंगे और हमारा जो पैसा लगा वो भी सिर्फ एक प्रिंटर का लगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम एक जगह पे किसी मेमोरी को, किसी CPU को, या फिर कहते हैं कि किसी हार्ड डिस्क को, कोई अदर रिसोर्स प्रिंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाकी और सब जितनी भी दूसरी डिवाइसेस होती हैं जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं, उसको यूज़ करने की परमिशन देते हैं, ताकि हम उस एक प्रिंटर का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो वो पॉसिबल किस में है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये चीज़ कर पाते हैं। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं कि हमने रैम के अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस को इंस्टॉल कर रखा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। प्रोसेस होती क्या है, पहले तो आप ये देखो, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ये इसकी एक डेफिनेशन है प्रोसेस की, जो हमें काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को भी मिलती है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो अभी एग्जीक्यूशन की प्रोसेस के अंदर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, वेट कर रहा है CPU उसको कब टाइम देगा और वो अपने काम को पूरा करके इस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इनको क्या चाहिए, CPU का टाइम चाहिए, और ये है हमारा यहाँ पे CPU पे हमने बात की थी कि CPU काम करता है, एक एक प्रोसेस को लेता रहता है और अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होता है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करेगा, अब ये प्रोसेस देखो क्या हो सकती है, हो सकता है आपने गाने चलाने के लिए डबल क्लिक कर दिया हो किसी सॉन्ग पे, या फिर आपने कोई कॉपी लगा रखी हो, वो भी एक प्रोसेस हो सकती है। आपने अपना कोई वर्ड पैड खोल रखा हो, आप अपनी कोई फाइल बना रहे हो, वो भी कोई प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस कोई भी हो सकती है, बट CPU को कौन सी प्रोसेस सबसे पहले दी जाएगी वो डिसाइड कौन करता है, शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करेगा, इनमें से कोई एक प्रोसेस को उठाएगा, प्रोसेस 1 को, और वो CPU को दे देगा, और फिर CPU क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा या फिर उसको कॉपी करेगा। इस तरीके से काम किया जाता है। और ये ही कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूज़र यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये एक कंप्यूटर कौन से वाला है, इस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो CPU है वो किस वाले कंप्यूटर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि शेड्यूलर, मतलब इस कंप्यूटर का जो शेड्यूलर होगा वो कौन सी प्रोसेस को सबसे पहले CPU देगा, वो ही यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट हो पाएगी। और इसके ही आधार पे स्पूलर की भी डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्पूलर की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, साइमल्टेनियस पेरिफेरल आउटपुट ऑनलाइन। और साइमल्टेनियस से आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई ऐसा काम है जो एक साथ में हो रहा है ना, एक साथ में कोई काम आ जाना। तो जब भी मल्टीपल यूज़र किसी एक सिस्टम को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये सब अपने अपने क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पे कोई मेमोरी में कॉपी कर रहा है, कोई मेमोरी से डेटा को उठा रहा है, कोई प्रिंटिंग की कमांड दे रहा है ना। तो इस तरीके की कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है और उस इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रोसेस। तो स्पूलर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे CPU क्या करेगा, एक लाइन बना लेगा कि सबसे पहले यूज़र 1 ने कमांड दी, नंबर 2 पे दूसरे यूज़र ने, फिर नंबर 3 पे पहले यूज़र ने फिर से कमांड दे दी, फिर 3 ने दी, फिर चौथे ने दे दी, फिर पहले ने वापस दे दी। इस तरीके से क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन की एक क्यू बना लेगा और 1 बाय 1 CPU क्या है कि अपना टाइम इनको देता रहेगा। जैसे CPU ने ये वाला काम कर दिया तो ये प्रोसेस हो गई बाहर,
फिर सीपीयू इस पे आया, इसने ये भी काम कर दिया, ये भी बाहर चला गया वापस से, और फिर सीपीयू ने ये काम किया तो ये भी बाहर हो गया। और इस स्पूलर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि स्पूलर का हम प्रिंटर के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं। और जब आप आउटपुट डिवाइस को पढ़ोगे उस टाइम पे अगर आपने प्रिंटर को पढ़ लिया तो ये हमारा फंडामेंटल का एक क्वेश्चन भी बनता है कि स्पूलर का कॉन्सेप्ट कौन सी आउटपुट डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटर पे आपने देखा होगा कि आप प्रिंटर के ऊपर कितनी भी कमांड दे दो, प्रिंटर क्या करता है, अपनी मेमोरी में एक क्यू बना लेता है, मतलब लाइन बना लेता है। उन कमांड को वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, मान लेते हैं कि आपने 5 फाइलों को ओपन कर रखा है, आपने सबसे पहले कौन सी वाली फाइल पे प्रिंट कमांड दी, वो सबसे पहले उसको करेगा और उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब आप जैसे जैसे अपने कंप्यूटर में फाइलों के प्रिंट दोगे, जैसे यहाँ पे भी दे दिया, फिर आपने 2-4 पेज का प्रिंट और दे दिया, फिर और दे दिया, फिर और दे दिया, बट अभी तक तो प्रिंटर पहले वाले काम पे काम कर रहा था। अभी तक तो यहाँ पे वो जैसे 50 पेज का प्रिंट निकालना है वो इसी पे काम में लगा हुआ था, और जैसे ही ये काम पूरा हुआ वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जैसे 100 पेज थे तो वो इनकी प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा। इसमें यूज़र क्या होता है, वो तो फ्री हो जाता है, इसको कमांड दे देता है और प्रिंटर अपने काम पे लगा रहता है। तो एक ऐसी लाइन बना लेता है वो इंस्ट्रक्शन की। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग, स्पूलिंग और जो आपने शेड्यूलिंग का ये जो काम देखा, ये सारा काम हम कहाँ पे देखते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे काम किए जाते हैं। ये काम करने के लिए ही हमने इनके स्पेशल जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे यूनिक्स, जिसमें आपको अलाउ किया जाता है कि काफ़ी सारे यूज़र मिलकर काम कर सके, या फिर लाइनेक्स। अब इसका अगर हम लाइव अपने लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें तो आपने बैंकिंग के अंदर कभी अगर आपने ध्यान दिया है, बैंक सेक्टर के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। अब उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे ये मान लेते हैं ये एसबीआई का मेन ब्रांच है, और इस तरह के जो ब्रांच में कंप्यूटर लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब क्या है कि जैसे दिल्ली के अंदर जितनी भी गांव हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उन सब का डेटा कहाँ पे आएगा, एसबीआई के होम ब्रांच के अंदर आ जाएगा। ये राजस्थान का डेटा है। राजस्थान में मान लेते हैं कि 50 या 60 एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतनी ब्रांच है एसबीआई की, तो वो सब अपना डेटा कहाँ पे भेज रही है, मेन होम ब्रांच के अंदर भेज रही है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये हरियाणा का डेटा हो गया है ना, ये पंजाब का डेटा हो गया, तो ये सब अपना जो डेटा है मेन एसबीआई की होम ब्रांच के अंदर सेव करते हैं। यहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है वो किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेगा, वो करेगा लाइनेक्स का या यूनिक्स का, है ना। और इसमें अपने सर्वर बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, विंडोज़ ने भी बनाए हैं। विंडोज़ सर्वर करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है कि ये मल्टीपल यूज़र को एक साथ में काम करने की परमिशन को दे देता है। इसमें बैंकिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एलआईसी इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो एलआईसी के अंदर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उनके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, जो इनकी हेड ब्रांच होगी, वहाँ पे वो जो डेटा को रखते हैं, है ना, वो भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेगा वो ऐसे सर्वर बेस्ड कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या फिर यूनिक्स होगा या लाइनेक्स होगा। इसमें विंडोज़ का एंटी करके एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, वो भी यूज़ किया जाता है जो नेटवर्क को हैंडल करता है ना। ये सब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं। अभी सिर्फ आप एक एग्जाम्पल देखो कि इस तरह के जो सिचुएशन होती है वहाँ पे हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। और इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे आप एयरलाइंस की टिकट करवाते हो, या फिर टिकट रिजर्वेशन रेलवेज़ की, इन सब के अंदर जो मेन कंप्यूटर होते हैं जो सब चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, और मल्टीपल यूज़र वहाँ पे आकर टिकट को बुक करते हैं। पूरा दिन वहाँ पे जैसे कोई अपनी टिकट का कंफर्मेशन देख रहा है, कोई वेटिंग देख रहा है, कोई टिकट बुक कर रहा है, तो वो वहाँ पे मल्टीपल यूज़र को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं बार बार उस सर्वर को। उस जगह पे हम यूज़ करते हैं मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इनकी एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज इनकी क्या हो सकती है। नंबर 1 पे तो देखो इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है, रिसोर्स शेयरिंग ये अलाउड करता है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल टास्क को क्या करते हैं,
मल्टीपल टास्किंग को ये अलाउ करता है, मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ में आके कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो मल्टीपल टास्क को अलाउड कर देता है। नंबर 3 पे अगर बात करें, ये यूज़र को एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है कि हर यूज़र अपना काम एकदम सिंपल तरीके से कर सके, सिंपल मैनर में कर सके, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। नंबर 4 पे ये ले सकते हैं कि ये हाइड करता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़र से, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, और यूज़र को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली आसानी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सके। वहीं पे इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो अब आप ये सोचो कि इतना हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उतना ही ज़्यादा मेमोरी को भी लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड वेरी बिग मेमोरी, एक बड़ी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है डेटा को सेव करने के लिए, ओएस खुद को भी हम क्या करें इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे वायरस अटैक हो सकता है कि जब भी हम मल्टीपल यूज़र को क्या कर रहे हैं, एक्सेस की परमिशन दे रहे हैं, तो वायरस अटैक के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, अगर कोई भी वायरस हिट हो गया एक कंप्यूटर के ऊपर, एनी वन कंप्यूटर, तो क्या होगा इससे, इट इज़ अ स्प्रेड ऑल ओवर द नेटवर्क। अगर वायरस इस नेटवर्क में किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर आ गया और उसने डेटा को हैक कर लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाए, हैक कर लिया जाए, उसके ऊपर वो कंट्रोल बना ले अपना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी ना मिले, ठीक है। और जो वही बात है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनके बेनिफिट बहुत हैं, तो वहाँ पे उसके ड्रॉबैक भी हमको उतने ही देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम क्यों ना हो। तो यहाँ तक हमने बात की सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, पढ़ो, समझो। इसमें कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।